हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस यूपीएससी मेंस के सेशन में हम जो है इस बार कवर करेंगे डब्ल्यूटीओ को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी करंट की इंपॉर्टेंस भी है और वो यूपीएससी ने भी पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है। यूपीएससी ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली 2 बार सवाल पूछे हैं, इनडायरेक्टली उसने जो है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। अब डब्ल्यूटीओ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डब्ल्यूटीओ बहुत टाइम से न्यूज़ में है। इनफैक्ट ट्रम्प के फर्स्ट टर्म से ही डब्ल्यूटीओ की, जब से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है रप्चर हो चुका है, तब से वो जो है न्यूज़ में लगातार बना हुआ है। अब जब वर्ल्ड में ट्रेड को लेके इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, टैरिफ वॉर हो रहा है, तो उस समय पे डब्ल्यूटीओ इतनी बड़ी बॉडी का लैग करना ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाला इशू है। तो इसीलिए हमारे लिए डब्ल्यूटीओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेशन में हम उसी तरीके से 2 पीवाईक्यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को उठाएँगे। ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम जो है किसी भी डब्ल्यूटीओ या फिर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस में यूज़ कर सकेंगे। और फिर 2 पीवाईक्यूज़ में से 1 पीवाईक्यू को हम कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए और क्या-क्या उसमें जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, और 1 पीवाईक्यू का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा जिस तरीके से आप उसे खुद लिख पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप सामने 2 पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं। पहला पीवाईक्यू क्या कह रहा है कि द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आर टू मैनेज एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन seems doomed due to differences between the developed and developing countries. Discuss in the Indian perspective. अब देखिए दोहा राउंड किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोहा राउंड में डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेके जो है बहस हुई थी। डेवलप्ड कंट्रीज एक तरफ बोल रही थी कि इस चीज से डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, एडवांटेज ले लेती हैं ट्रेड बेनिफिट्स का, और डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लोइट हो जाती हैं। दूसरी तरफ वहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से एक्सेस नहीं लेने देती डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसकी वजह से आज तक ट्रेड जो है, वर्ल्ड ट्रेड, उसमें आज भी डेवलप्ड कंट्रीज की एक हेजेमनी है। डेवलपिंग कंट्रीज आज भी क्या है, एक एक्सट्रैक्टिव एंड पे जो है फंसी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से कोट किया गया, उसने कहा कि भाई डब्ल्यूटीओ का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैनेज करना और प्रमोट करना, जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन दोहा राउंड के बाद, अब यहाँ पे दोहा राउंड जो है उसको तो आप एक्सप्लेन करोगे ही, लेकिन उसकी जो है उसके सब्सटेंस को समझिए। दोहा राउंड से यहाँ पे बात हो रही है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो एक जो है डिवाइड आ गया है। अब दोहा राउंड की बात स्पेसिफिकली करी गई है, तो दोहा राउंड में जिस चीज के ऊपर बात हुई थी, चाहे फिर वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हो, वो स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो, या फिर वो जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो, तो उन्हीं तीनों चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। Now, next question. WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are its decisions? दो चीजें, पहली, what is the mandate of WTO? WTO का mandate क्या है? दूसरा, इसकी जो recommendations होती हैं, इसकी जो decisions होते हैं, वो कितने हद तक बाइंडिंग रहते हैं? ये दो चीजें उसने आपसे डायरेक्टली पूछ ली। नाउ क्वेश्चन आस्क फॉर क्रिटिकली एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स ऑन फूड सिक्योरिटी। बोलता है कि आपको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है जो लेटेस्ट, अभी क्वेश्चन 2014 में आया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा करंट एस्पेक्ट हो गया। हम यहाँ पे अब करंट के एस्पेक्ट को मैंने जोड़ा है, जो रिसेंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उस चीज के ऊपर जो आर्टिकल आया है उसको हमने जोड़ लिया है ऑलरेडी, और उस चीज को हम मेंशन करेंगे। डब्ल्यूटीओ के बहुत टाइम से कुछ जो है जो डिस्प्यूट के कंसर्न्स हैं वो बंधे हुए हैं। जैसे हर बार पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स पे बात करी जाती है, हर बार डी मिनिमस लिमिट की जो क्रॉस हो जाती है उसके ऊपर बात करी जाती है, हर बार जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज डेवलपिंग कंट्रीज में दी जा रही है उसके ऊपर बात करी जाती है। जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज अपने जो है बजट्स को जो है क्या करके मैन्युपुलेट करके अपने सेक्टर्स को एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और बाद में वो मार्केट के अंदर प्राइसेस को क्या करती है, डिसरप्ट करके डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान पहुंचाती है, उसको लेके हर बार डिस्प्यूट रहता है। फिशिंग को लेके हर बार डिस्प्यूट रहता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज, डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। उसी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि अब हम इतना ज्यादा जो है प्रोटेक्शन नहीं ग्रांट कर सकते, क्योंकि
कई बार जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी वजह से हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें थोड़ा सा ढील देना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैकेनिज्म्स के ऊपर, ताकि हम अपने जो है क्रूशियल जो है हेल्थ के मामलों को जो है टैकल कर सके। दोनों क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस को ही हम जो है इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये दो आर्टिकल्स के ऊपर जो है एक बार ध्यान डालते हैं। पहला आर्टिकल लिखा गया है व्हाट द डब्ल्यूटीओ रीसेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीन्स फॉर डेवलपमेंट। डब्ल्यूटीओ की जो रीसेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, पहला आर्टिकल उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान डालता है। इसमें जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, एक नया फिनोमिना दिया गया, रिवर्स एस एंड डी टी, रिवर्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज रिवर्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट? देखिए, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक गैप है जो हम सब जानते हैं। अब यूएस के पास जो डेवलपमेंट है उसके हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें लेट इंडिपेंडेंस मिली, जो बहुत जिन पे इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड के सर्कमस्टांसेस का ज़्यादा हुआ, जिनके पास रिसोर्सेज खुद यूज़ करने के लिए कम है, टेक्नोलॉजी बहुत जो है टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत कम है, तो इन दोनों के बीच में इस गैप को देखते हुए, इस इनइक्वालिटी को देखते हुए डब्ल्यूटीओ ने क्या करा, एक जो है मैकेनिज्म बनाया। उसको हमने बोला स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाएगी ताकि वो थोड़ा सा अपने जो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। वो फ्रीडम बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होगी। डब्ल्यूटीओ का मेन पर्पस क्या है कि वर्ल्ड में किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शनिज्म ना प्रिवेल करे और बिल्कुल फ्री ट्रेड हो पूरी दुनिया में। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ट्रेड नहीं कर सकती, उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट होना पड़ेगा। इस चीज की नीड डेवलप्ड कंट्रीज भी जानते थे और डेवलपिंग कंट्रीज भी जानती थी। इसलिए इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करा गया ताकि कुछ सेक्टर्स में डेवलपिंग कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को एक लिमिट के साथ इंप्लीमेंट कर सके, और वो भी ग्रेजुअली क्या करेंगी, डेवलप्ड कंट्रीज के एक एट पार लेवल पे पहुंचेंगी, फिर जाके स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को मैकेनिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। एक तरीके से एक एफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस आर्टिकल में अब बात क्या हुई, रिवर्स एसएनडीटी की। रिवर्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? जब डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को मैन्युपुलेट करके अपने लिए यूज करना शुरू कर दें कि हाँ जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर क्रूशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए जहां पे रियायत मिल रही है और उनका फिर खुद के लिए फायदा उठाया जाए। अब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनली जो नेटिव कंट्रीज हैं वो इतना ज्यादा फायदा उठा नहीं पा रही है एसएनडीटी का। तो रिसेंटली इसके ऊपर डिस्कशन हुई, राइट? तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये पूरा आर्टिकल जो है इस चीज को डिस्कस कर रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज रीथिंकिंग स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एट द डब्ल्यूटीओ। इस आर्टिकल में उन सभी चीजों के बारे में बात करी गई है जो चीजें क्या करती हैं, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को जो है और ज्यादा मुश्किल बना देती हैं, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी का होना हो, चाहे फिर वो ए डेवलपिंग स्टेटस कैसे मिलता है, कौन देता है, उसके बारे में बात हो, उसका कैसे कुछ कंट्रीज गलत फायदा उठाती हैं, या फिर वो जो है नए मॉडल के ऊपर कि कैसे इन चीजों को बेहतर करा जाए, ट्रेड एंड फैसिलिटेशन मॉडल, इसके ऊपर बात हो। तो इन चीजों को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए सामने कुछ कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स जब भी आप डब्ल्यूटीओ या ट्रेड डिस्प्यूट को लेके ग्लोबल लेवल पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप इन सब को बड़ी हैंडी तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला कीवर्ड जिसे हमने अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करा वो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट तो भी कोई वो बड़ा ताजुब नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था। उसके बाद जो अगला जो कीवर्ड है वो है एडवांस डेवलपिंग कंट्री डिबेट। अब देखिए दो तरह की कंट्रीज का डिवाइड है, डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, एक है डेवलप्ड और एक है वर्सेस डेवलपिंग। एक तरफ डेवलप्ड है और दूसरी तरफ डेवलपिंग है, लेकिन वो कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड है और वो कौन सी कंट्री है जो डेवलपिंग है, ये कौन डिसाइड करेगा? कंट्रीज खुद। आज तक ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो बताता हो कि भी कोई कंट्री डेवलप्ड है या कोई कंट्री डेवलपिंग है। इस चीज को मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को जो है ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करने की कोशिश करी है, लेकिन वो इकोनॉमीज को डिफाइन करता है, कंट्रीज को नहीं। वो कंट्रीज को इनकम के लेवल पे डिफाइन करते हैं, जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई, हाई इनकम कंट्रीज हो गई, लो इनकम कंट्रीज हो गई। हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट को देखते हुए।
अब ये चीज के लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ही नहीं। यहां पे कुछ कंट्रीज जो एक बहुत बड़ी पावर है, जिनका ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा इंपैक्ट है, वो भी डेवलपिंग का स्टेटस लेके बैठी हुई है, जैसे कि चाइना। अब अमेरिका को जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी डब्ल्यूटीओ से, वो थी चाइना की। वो कहते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं चाइना जैसी जो अपने आप को डेवलपिंग बोलती हैं और जो ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है इसका फायदा उठाती हैं। लेकिन चाइना, अगर आप देखें तो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी, अगर इकोनॉमी की बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी हो चुकी है। तो उसे जो है डेवलपिंग का स्टेटस सूट नहीं करता, ये कहना था वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड कंट्रीज का। तो इसीलिए उनको क्या टैग दे दिया गया, एडवांस्ड डेवलपिंग कंट्री। ये कोई अगेन कोई फॉर्मल टैग नहीं है, ये एक जो है एक प्रेवलेंट टर्म है जो चाइना जैसी कंट्रीज के लिए यूज करी जाती है, जो कंट्रीज जिन्होंने एक जो है एक लेवल का डेवलपमेंट हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी वो अपने और फायदे के लिए डेवलपिंग का जो है टैग लेकर घूमते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हाँ भाई, उन्होंने एक लेवल को क्रॉस करके अपनी कंट्री को बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर गरीब का टैग लेके घूम रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी और ज्यादा एडवांटेजेस मिल सके। इस चीज से नुकसान जो होता है वो सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का ही होता है। नाउ नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी सबसे बड़ा दिक्कत है, ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पहले हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम एक आइडियल सिचुएशन देखें, इमेजिन करें, तो मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन एक सर्कल के ये दो हिस्से हैं। मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोडक्शन बोल देते हैं, वी प्रोड्यूस एंड वी कंज्यूम, वी कंज्यूम दैट्स व्हाई वी प्रोड्यूस। तो ये एक सर्कल है कि हाँ भाई, हम प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए हम कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सर्कल है। एक आइडियल कंडीशन में एक इकोनॉमी के अंदर उतने ही गुड्स बनाए जाने चाहिए जितने की वो कंज्यूम करती है, यानी कि इफ चाइना कंज्यूम्स 10 ऑरेंजेस, इट शुड प्रोड्यूस आइडली 10 ऑरेंजेस ओनली। तो उससे क्या होगा, 10 ऑरेंज ही प्रोड्यूस होंगे, 10 ही कंज्यूम होंगे, एक सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन अब ये आइडियल है, ऐसा होता नहीं है। जरूरी नहीं है 10 ही ऑरेंजेस कंज्यूम हो, जरूरी नहीं है 10 ही ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सके। कई बार चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं, कई बार चीजें कम भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चाइना में सिर्फ 10 ऑरेंजेस जो हैं, अब ऑरेंजेस के एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब चाइना में मान लीजिए कि सिर्फ 10 ऑरेंजेस की जो है क्या है, कंजम्पशन है, लेकिन चाइना प्रोड्यूस करता है 100 ऑरेंजेस। चाइना प्रोड्यूस करता है 100 ऑरेंजेस। तो इससे क्या होगा, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो होगी ऑरेंजेस की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब चाइना सिर्फ कंज्यूम करेगा इसमें से 10, तो जो रिमेनिंग 90 ऑरेंजेस हैं वो चाइना क्या कर देगा, वो चाइना कर देगा एक्सपोर्ट, वो चाइना कर देगा एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। अब अगेन, चाइना ने जब 100 ऑरेंजेस बनाए तो उन्होंने क्या करा, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक इकोनॉमिक टर्म है, आप इकोनॉमी में वैसे पढ़ते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज की बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका प्राइस अपने आप घट जाता है, उसमें उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एफिशिएंसी आ जाती है। तो अब चाइना क्या करता है, अब यहां पे तो हमने ऑरेंजेस को एक जो है मेटाफर की तरह समझा, यहां पे आप बात कर लीजिए ईवीज की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब चाइना जितना कंज्यूम नहीं करता उससे कई गुना ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इससे दिक्कत क्या होती है कि वो कंट्रीज, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन और अमेरिका, यहां पे इन ईवीज को जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनकी अपने प्रोडक्ट्स की सेल हैम्पर होती है, जिसकी वजह से इनकी जीडीपी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचता है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी बहुत टाइम से जो है अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसीलिए इसको भी जो है डब्ल्यूटीओ में इंक्लूड किया गया कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बात अब ऐसी है कि डब्ल्यूटीओ में मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी को लेकर कोई एक्सप्लिसिट आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि उस समय पे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को इतने बड़े लेवल पर करेगा कि वो जो है रेस्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। अब यहां पे मान लीजिए, अब कुछ इलीगल तो नहीं है, चाइना अगर मान लीजिए 100 कारें बना रहा है और वो सिर्फ 10 कंज्यूम कर रहा है, तो चाइना कुछ इलीगल नहीं कर रहा है अगर वो 90 फालतू कार बना रहा है। लेकिन हाँ, इकोनॉमीज को तो हार्म होगा। डायरेक्टली वो उसके ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्टली आपने एम्बार्गो लगा दिया चाइना के ऊपर कि भाई हम नहीं यहां से इंपोर्ट करेंगे, तो वो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स का क्लियर वायलेशन होगा, जो कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बनाया था उसके ही अगेंस्ट हो जाएगा।
इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। देन वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इसका सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली टैरिफ वॉर इनिशिएट किया। नाउ सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन के लगभग दो एंड्स होते हैं। एक एंड जहां से चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक एंड जहां से चीजें कंज्यूम होती हैं। बेसिकली दो ही तरीके की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अमेरिका जो है बोथ एंड्स पे है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कंजम्पशन एंड पे ज्यादा है। यानी कि अमेरिका वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा महंगा कंज्यूमर है। कुछ इस हिसाब से समझिए कि आपने किराने की दुकान खोली और आपकी दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन एक कस्टमर ऐसा आता है जो बहुत बड़े लेवल पे शॉपिंग करके जाता है, तो वो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही अमेरिका दुनिया की मार्केट का वो बहुत बड़ा कस्टमर है। एक कंट्री है, सिंगल कंट्री है, बहुत बड़ा कस्टमर है, तो वैल्यूएबल सबके लिए है। अमेरिका इस चीज का फायदा उठाता है। रिसेंटली जब अमेरिका ने कंट्रीज पे टैरिफ इंपोज किया तो बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारी मार्केट्स को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अमेरिका को बहुत बड़े अमाउंट पे क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं अपना सामान। जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया तो फिर भी बहुत कम है, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, ये बहुत ज्यादा है जो है क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारी इंटरडिपेंडेंस है। आर एक्सपोर्ट्स आर डिपेंडेंट अपॉन अमेरिकन इकोनॉमी। तो जब भी अमेरिकन इकोनॉमी अपने इंपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेगी, उससे हमें जरूर इंपैक्ट होगा। अब अमेरिका क्या करता है, इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को वेपनाइज करता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ट्रंप ने क्या धमकी दी कि अगर दोनों पार्टीज ने सुलह नहीं करी तो मैं क्या करूंगा, दोनों से ट्रेड करना बंद कर दूंगा। हालांकि उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, हमने अपनी मर्जी से ही ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमारी टॉक्स करी, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा बोलना ही ये दिखाता है कि उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को लेके उस चीज की पोटेंशियल वेपनाइजेशन का स्कोप कितना है। देन इज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मॉडल। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मॉडल इन आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है एज अ सॉल्यूशन। अब बेसिकली ट्रेड फैसिलिटेशन मॉडल है क्या, ये बोलता है कि आप कंट्रीज को बाइनरी में ना देखें कि एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऐसे ना देखें। आप देखें कॉमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हाँ, कंट्री कौन से किस स्पेसिफिक कॉमोडिटी वहां पे अगर ज्यादा प्रोड्यूस होती है और उसको ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करा जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा इस चीज से। यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट भी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को बढ़ावा देगा, लेकिन इसका फोकस जो होगा वो सेक्टोरल कंपोनेंट्स पे होगा, ना कि कंट्रीज को हार्ड एंड जो है रिजिड कंपार्टमेंटलाइज करके कि ये डेवलप्ड और ये डेवलपिंग्स, ये फायदा नहीं उठा सकती, ये फायदा उठा सकती हैं, जिसकी वजह से फिर अगेन एंड अगेन क्या होता है, डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बोलेगा कि आप जो है वर्ल्ड में पहली बात तो फ्री ट्रेड को जो है एनकरेज करें, कंप्लीट फ्री ट्रेड हो। अगर हाँ कुछ कमोडिटीज में, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में एग्रीकल्चर कमोडिटी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ठीक है, इसमें हम जो है टीएफए के अंडर सब्सिडीज का या फिर डी मिनिमस लिमिट का फायदा उठाएंगे, लेकिन दूसरी कमोडिटीज में हम वो फायदा नहीं उठाएंगे जहां पे जो है हम अच्छी खासी पावर बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मॉडल, जिसको एज अ वे फॉरवर्ड जो है आर्टिकल्स में सजेस्ट किया गया है। अब ये सारे कंसेप्ट और ये सारे की टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मैं बात कर रहा हूं WTO की, तो ये आपको पता भी होने चाहिए और आपके ध्यान में भी रहने चाहिए जब भी आप जो है वहां पे कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे रिगार्डिंग दी WTO और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड और एनी चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहला और उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ब्रॉडर एम्स और ऑब्जेक्टिव जो WTO के हैं वो दो हैं, टू मैनेज एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। कि पहला क्या है, टू मैनेज और टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। बट हो क्या रहा है कि दोहा राउंड से हमें देखने को मिला कि जो डिफरेंसेस हैं वो इस चीज को होने नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो दोहा राउंड के नेगोशिएशंस के समय देखने को मिले, जो फेल हो गया, उससे हमें देखने को मिलता है कि भाई WTO अपना काम कर नहीं पा रहा है। तो इस चीज को आप लिखें। देखिए PYQ तो दोहा राउंड के ऊपर आ गया, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है WTO का। अब देखिए WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है। WTO का जो सबसे, मान लीजिए कि WTO बनाया क्यों गया, अगर इसको मेरे को एक लाइन में बताना हो तो उसका सीधा सा आंसर ये होगा कि अगर मान लो भाई दुनिया भर में ट्रेड हो रहा है
तो अगर दुनिया भर में ट्रेड में कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसको कौन जो है सॉल्व करेगा? लोकल कोर्ट्स तो कर नहीं सकते, जिनको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में म्युनिसिपल कोर्ट्स बोल देते हैं, वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वो तो जाहिर सी बात है कि अपनी कंट्री की साइड लेंगे। तो इसको कौन करेगा? इसी के लिए डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया था। डब्ल्यूटीओ वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड टू सोल्व दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। वो एक ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म था लार्जली। वहां पे फिर जो है लार्जली पॉलिसी डिस्कशंस भी होने लगी, एग्रीमेंट्स भी बनने लगे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो डब्ल्यूटीओ का हमेशा से रहा है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके लिए जब भी मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है तो जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी के पास जाएंगी। अब वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो भी होगी वो जो है कोई फैसला देगी, वो फैसला फिर अपील करा जा सकता है एपीलेट बॉडी पे। अब एपीलेट बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने जजेस बिठाती है। जब तक एपीलेट बॉडीज में कंप्लीट नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे तब तक वो जो है काम नहीं करेगी। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब ट्रंप जो है पहली बार प्रेसिडेंट बन के आया तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने यहाँ पे जज अपॉइंट करने से मना कर दिया। बेसिकली ही वाज एंग्री बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ स्टांस अपॉन चाइना। अब चाइना अपने आप को डेवलपिंग बोलता है, डब्ल्यूटीओ उसको जो है क्योंकि वो लीगली बाउंड है तो वो उसको सारी वो जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के एक्सेस हैं वो सब देता है। इस चीज से यूएसए जो है वो खुश नहीं था। यूएसए ने कहा कि ये चाइना कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गई, तो इसे आप क्यों ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं? उसके बाद से अपीलेट बॉडी में यूएस ने क्या करा? किसी भी जज को अपॉइंट नहीं करा और तब से अपीलेट बॉडी क्या है? रप्चर्ड पड़ी हुई है। तो आपसे इस चीज के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बेसिकली अब हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जब डब्ल्यूटीओ पे आएगा तो सीधी सी बात है, डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे आइडियल इंट्रोडक्शन होता है उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर नहीं पता है तो वो क्यों एस्टेब्लिश करी गई, ये दो चीजें आप लिख दें तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जैसे डब्ल्यूटीओ भाई लिखा है कि एस्टेब्लिश हुई 1995 में, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे माराकेश का भी जिक्र कर ले कि माराकेश एग्रीमेंट से जो है उसके फाउंडेशन जो है उसकी नींव रखी गई तो वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गैट से डेवलप हुई। एम्बोडीज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल दैट ओपन रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेड जनरेट्स शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। कौन सा? ओपन और रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड क्या करता है? जनरेट करता है प्रोस्पेरिटी को। सिंपल से इंट्रोडक्शन लिखा, सिंपल से इंट्रोडक्शन लिख के आपने जिसमें अपने एस्टैब्लिशमेंट की बात कर दी और आपने कह दिया एक जो है आपने उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया कि क्या क्यों बनाया गया था, डब्ल्यूटीओ बनाया क्यों गया था। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब उसके बाद बॉडी को हमने किस तरीके से करा है? देखिए बेसिकली बॉडी को हमने ऐसा करा है कि हमने 3 तरीके में डिवाइड कर लिया। हमने दोहा राउंड को स्पेसिफिकली टारगेट किया और उसके अंदर जो डिस्प्यूट्स उठाए गए थे उनको जो है हाईलाइट किया। इन डिस्प्यूट्स को उठाते हुए हमने हर डिस्प्यूट के अंदर, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें इंडिया का एक एंगल डाल दिया कि इंडिया का उस पर क्या इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सब्सिडी हमारा पहला डिस्प्यूट बन गया। तो क्या है बेसिकली एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर डिस्प्यूट? डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि भाई मैसिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट? और डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि उन्हें टैरिफ जो है हटाने पड़ेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज को टैरिफ हटाने पड़ेंगे एग्रीकल्चरल इंपोर्ट से। अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज का मुद्दा समझिए। डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज इतना बड़ा लेवल पे एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर चुकी हैं कि उनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा चीप है। वो इनडायरेक्ट सब्सिडी इतनी ज्यादा देती है कि उनके एग्रीकल्चर जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा हार्ड टू कम्पीट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और दूसरी तरफ ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक और क्या वो है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? आगे से टैरिफ लगा देती हैं कि भाई वो ना, जिससे फिर क्या होता है हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उन्हें हैम्पर होता है। दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत हाई चार्ज पे जो है ड्यूटीज के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कम बिकता है। दोनों देशों के बीच में पहली बात तो ये डिस्कस हुई। उसके बाद दोहा राउंड में क्या था? एम्बर बॉक्स। उन्होंने कहा एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडीज है उनकी जो लिमिट है, जिसको हम डी मिनिमस लेवल भी बोल देते हैं, इसे ब्रीच किया जा रहा है। डी मिनिमस लेवल अब अलग अलग है, जो डेवलप्ड कंट्रीज उनके लिए 5% है, जो डेवलपिंग है उनके लिए 10% है। अब इल्जाम लगाया जाता है कि ये क्या करती है? ब्रीच कर देती है लिमिट को, एम्बर बॉक्स की लिमिट को। सब्सिडीज ऑफ वेस्टर्न नेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड बिफोर डेवलपिंग कंट्रीज लिबरलाइज। अब यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या कहा कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज को इनडायरेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं। डायरेक्ट तरीका क्या हो गया कि भी फार्मर को आप डायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर को आप डायरेक्टली किसी इस तरीके से सब्सिडी या कोई बूस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे जिससे उसका डायरेक्ट प्रोड्यूस इंक्रीज हो और वो मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट करे। लेकिन इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट जैसे कि भाई उसकी इनकम को बढ़ा देना, उसको ओवरऑल दूसरे तरीके से इम्पैक्ट करना, अब वो भी उसके जो है फार्मिंग पे तो दिखेगा ही। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। अब दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज कन्वर्सली डिमांड इंडिया रिड्यूस एग्रीकल्चरल टैरिफ। डेवलप्ड, अब यहाँ पे एक इंडिया का पर्सपेक्टिव लिख देंगे क्योंकि उसने इंडिया के उसमें लिखा है, उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, तो हम अगर हर किसी में इंडिया का पॉइंट दे तो ठीक रहेगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इंडिया के लिए कि डेवलप्ड कंट्रीज हर बार इंडिया के कंटेक्स्ट में ये डिमांड करती हैं कि इंडिया क्या करे, अपनी जो सब्सिडीज हैं उनको जो है कम करे। वो बहुत ज़्यादा देता है सब्सिडीज। कैसी? डेवलप्ड कंट्रीज इन सब्सिडीज को बोलते हैं, जैसे एमएसपी हो गया आपका, या दूसरी जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज हम देते हैं, ये सब चीजें हमें कम करनी चाहिए, ये कहना है डेवलप्ड कंट्रीज का। या फिर हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं, जिसे हम पीडीएस भी बोल देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसे कम करें। अब बात आती है ट्रिप्स की और पब्लिक हेल्थ की। डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रिप्स को जो है ओबे करने के लिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि उनके पास ये राइट है कि वो जो है कंपलसरी लाइसेंसेस को इशू कर सकती हैं इन सम सीरियस सर्कमस्टांसेस। अब मान लिया कोविड जैसा कोई टाइम आ गया, लोग दिन ब दिन मर रहे हैं और यहाँ पे आप कानून पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है नहीं शेयर करेंगे। तो ऐसे टाइम्स पे जब जो है ह्यूमैनिटी के ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा होता है, उस टाइम पे कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है इशू करना, ये डेवलपिंग कंट्रीज का राइट है, ये उनका कहना है। फिर इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होना, राइट, और उसको बहुत ज्यादा रिजिड करना, वो एलिजिडली बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारी जेनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, जो लगभग 40% ग्लोबल जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। नाउ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे डिमांड करती हैं कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग करा जाए, जिसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज उसका जो है फायदा ना उठा पाए और रिवर्स जो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मैकेनिज्म ना ऑपरेट कर पाए। दूसरी तरफ इंडिया कहता है कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है, नॉन नेगोशिएबल है। क्या है वो? नॉन नेगोशिएबल है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक बैलेंस, ट्रेड बैलेंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, सॉरी बोथ ग्रुप ऑफ बोथ कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इस वजह से स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं करी जा सकती। वो तो क्या है, कंपलसरी है, इट इज नॉन नेगोशिएबल, इट शुड बी, इट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। देन व्हाट इज इंडिया स्टांस? इट इज ऑलवेज गुड कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा वे फॉरवर्डिस्टिक बात लिखें कि इंडिया की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या है। इसको अगेन आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसको किसी विजुअल तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तो उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। पहला तो इंडिया बोलता है कि G33 कोलिशन। अब देखिए G33 कोलिशन क्या है? फूड इंपोर्टिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका एक कोलिशन है, उनका एक ग्रुप है और इंडिया इसका लीडर है। इससे क्या होता है ना कि आप जो है अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज इसको हम बोल देते हैं। देन लॉबिंग भी बोल देते हैं इसको हम, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लॉबिंग भी बोल देते हैं। देन इज एडवोकेट्स परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। इंडिया बोलता है कि भाई आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के ऊपर कोई परमानेंट सॉल्यूशन रखें, बार बार नेगोशिएशंस ना करें। अभी क्या है ना, अभी दोहा पीस क्लोज है, वो चल ही रहा है। दोहा राउंड से जो पीस क्लोज हुआ था कि इंडिया के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, इंडिया को जो है टेम्परेरी रिलीफ दिया जाएगा, बट वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दैट। हमारे लिए पीडीएस कोई जो है कोई एग्रीकल्चर प्रोग्राम नहीं है, वो हमारे लिए नेसेसिटी है। पीडीएस से हम लगभग 80% भारतीय पॉपुलेशन को क्या करते हैं, फीड करते हैं। दैट इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अस। वो हमारे लिए एक नीड है, कोई वांट नहीं है। वो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिससे हम मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हो। वी ओनली प्रोड्यूस सो दैट वी कैन फीड आवर एम्प्टी स्टमक्स, इसीलिए हम जो है प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। तो उस चीज को इंडिया बार बार समझाता है। देन इज सपोर्ट्स रिफॉर्मिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो इतना ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा बेसिकली है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो एपिलेट बॉडी है, वो क्या है, नॉन फंक्शनल कंडीशन में अभी तक है। तो इंडिया जो है फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में यही बोलता है कि भाई आप क्या करें, आप प्लीज इसको जल्द से जल्द ऑपरेशनल करें। यहाँ पे आप ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की भी बात कर सकते हो। Conclusion, now conclusion again should be very simple, should be optimistic, जैसे कि Doha's deadlock reflects not a failure of multilateralism but its success that developing countries now have sufficient collective voice to resist inequitable outcomes. Conclusion बोलता है दोहा कोई राउंड ऑफ जो टॉक्स है वो कोई फेलियर की तरफ हमें जो नहीं लेके जा रहा है,
बल्कि इट इज सजेस्टिंग दैट नाउ दीज डेवलपिंग कंट्रीज पोजेस इनफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ कि वो अपने आप को जो है असर्ट कर सकें और जो इनइक्विटेबल आउटकम्स हैं आज तक के पूरे ट्रेड जो है स्ट्रक्चर की, उसको जो है एड्रेस करवा सकें बाय आर्ग्यूइंग विद द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसे हमने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को आंसर कर देना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हम जो है फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। फ्रेमवर्क डिस्कस करने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि भाई हाँ, बॉडी में क्या आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में किस तरीके से लिखना है, कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है। आपको करना क्या है, इसी लाइन पे इसी फ्रेमवर्क के ऊपर अपना आंसर खुद लिखना है। इससे होगा क्या, तो आप कीवर्ड्स जो है उनसे एक बार जो है गो थ्रू हो जाएंगे और उनको किस तरीके से आंसर में यूज करना है ये आपको जो है आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are its decisions? ठीक है, मैंडेट क्या है, डिसीजन बाइंडिंग कैसे हैं, ये बतानी है दो चीजें। और दूसरा क्या है, क्रिटिकली एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन द लेटेस्ट राउंड ऑन टॉक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो दूसरा क्या है, इसका एक जो है रीसेंट कंटेक्स्ट उसने डाल दिया है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जैसा हर बार रखते हैं, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन रखना है, बिल्कुल उसमें जो है सिंपल रखना है। देखिए, अगर WTO के ऊपर आया तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि सबसे पहले आप उसकी फाउंडिंग के ऊपर बात कर लीजिए। जैसे कि उसके बता दीजिए कि 1995 में आया था, माराकेश एग्रीमेंट है, जो है गैट्स एग्रीमेंट से जो है WTO बना था। बना क्यों था, ताकि जो है वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, ओपन ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड जो है वो लिबरलाइज करा जा सके, किसी भी तरीके की प्रोटेक्शनिस्ट जो है टेंडेंसीज को खत्म करा जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज के एट पार लेके आया जा सके। ये चीजें आप जो है बिल्कुल कंक्लूसिव फॉर्म में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बॉडी में अब क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं। पहला, जिस तरीके से उसने पूछा भी है, पहला आप बताएंगे कि उसका इंस्टीट्यूशनल मैंडेट क्या है, व्हाट इज कोर इंस्टीट्यूशनल मैंडेट ऑफ WTO। ठीक है, क्या मैंडेट है भाई, उसको इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना होता है, उसको क्या होता है कि जो बैरियर्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उसे जो है खत्म करना होता है, उन्हें जो है एबॉलिश करना है। दूसरा, एक रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है एस्टैब्लिश करना है, उसका कोर क्या होगा, मैंडेट है। तो इसको आप पॉइंटर फॉर्म्स में नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा बाइंडिंग नेचर एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। बाइंडिंग नेचर और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है, पहली बात तो WTO के डिसीजंस बाइंडिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ये लिए जाते हैं सभी कंट्रीज के कंसेंसस के थ्रू। WTO का जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, वो कंसेंसस ड्रिवन है, यानी कि सब हाँ बोलेंगे तब लिया जाएगा। तो इसीलिए उसके डिसीजंस भी क्या हो जाते हैं, बाइंडिंग हो जाते हैं। दूसरा, अगर वो बाइंडिंग है तो उन्हें कैसे जो है, अगर कोई वायलेट करेगा तो उसको रखा जाएगा, उसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जिसके बाद जो है अवार्ड्स पास करे जाते हैं। भाई हाँ, कोई अगर कंट्री गलत कर रही है तो बकायदा उसको जो है रिप्रीमांड करा जाता है। ठीक है, दूसरा, इंडियाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिमांड। अब देखिए, इंडिया का फूड सिक्योरिटी की जब बात हुई तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी पे हमेशा एक फिक्स स्टांस रहा है कि भाई हम अपने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स को एबॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मार्केट जो है वो नहीं है, विम नहीं है कि भाई हाँ, मार्केट के अंदर प्राइस को डिस्टॉक करना था इसलिए हम ये ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है। ये फूड सिक्योरिटी को जो है एड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो इसलिए इस चीज को जो है पुशबैक नहीं करा जा सकता। इसीलिए इंडिया हमेशा क्या सीख करता है कि हमारे ऊपर जो जो है रिस्ट्रिक्टिव जो है वो लगाई जाने की हमेशा कोशिश रहती है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, कि इनके ऊपर क्या है रिस्ट्रिक्टिव जो उनकी टेंडेंसीज है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम को कम कर सकें, उसे इंडिया उसके लिए क्या करता है, परमानेंट सॉल्यूशन सीख करता है। दूसरी बात, 1986 और 87 के बेसिस पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है डी मिनिमस को लिमिट को डिसाइड करती हैं। इंडिया कहता है कि आप 1986-87 के प्राइसेस पे जो है इसे डिसाइड ना करें, इसे करंट प्राइसेस पे डिसाइड करें, फिर आपको दिखेगा कि इंडिया ने कभी डी मिनिमस लेवल को ब्रीच नहीं किया है। तो ये इंडिया का स्टांस रहता है फूड सिक्योरिटी पे। आपने बॉडी में ये 3 चीजें लिखनी है, 3 चीजें लिखेंगे, आपकी जो कोर डिमांड है वो एड्रेस हो जाएगी। फिर कंक्लूजन में आप यू नीड टू बी वेरी क्रिस्प। कंक्लूजन में देखिए 2 से 3 लाइन लिखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप वहां पे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात भी कर सकते हैं। आप वहां पे जो है इंडिया का स्टांस भी रख सकते हैं कि इंडिया इज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल साउथ नीड्स असर्टिव स्टांस राइट फॉर इट्स ट्रेड लिबरलाइजेशन इन WTO। कि भाई ग्लोबल साउथ को इंडिया की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल साउथ अभी क्या है, अपनी सही ट्रेड जो लिबरलाइजेशन है उसका फायदा उठाने के लिए अभी जो है प्लेटफॉर्म पे आया ही है। तो उसको असर्टिव स्टांस के साथ डेवलप्ड कंट्री से नेगोशिएट करना पड़ेगा।
इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली एड्रेस कर देंगे। यहाँ पे इंट्रो भी लिख दी, बॉडी के अंदर तीनों डिमांड को एड्रेस कर दिया और कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल रखा, वे फॉरवर्डिस्टिक रखा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है लिखा जाएगा। इसको लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हमने 2 PYQs को देखा कि WTO के बारे में कैसे और क्या पूछा जाता है। फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से समझा कि WTO का अभी करंटली उसके ऊपर क्या डिबेट चल रही है, या फिर आगे वे फॉरवर्ड अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरीके से उसको जो है सेटलमेंट मैकेनिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।